अंकिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के संगम घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में 2 युवक की डूबने से हुई मौत। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला रोड स्थित बैटरी की दुकान में लगी आग, लाखों की हुई क्षति। मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, सफल छात्रों ने एक दूसरे को दी बधाई। और समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी कोरोना जागरूकता रथ को सभी प्रखंडों के लिए हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के संगम घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 7 युवक में से 2 युवक की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक का शव बरामद किया है। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के संगम घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 7 युवक में से 2 युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर एक युवक का शव नदी से बाहर निकाला। वहीं अय्यरपुर थाना की पुलिस ने घटना की पूरी जानकारी ली। दरअसल संगम घाट पर ये सभी युवक आर्मी की तैयारी के लिए नदी किनारे दौड़ लगा रहे थे। सभी युवक दौड़ लगाने के बाद नदी में नहाने चले गए, जिसमें से 2 युवक गहरे नदी में जाने से डूब गए। डूबे हुए युवक ब्रह्मपुरा निवासी तथा लापता युवक रुन्नी सैदपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। डूबे हुए युवक के साथी ने पूरी घटना के बारे में बताया। दौड़ने के बाद प्लानिंग हुआ कि चलिए संगम घाट थोड़ा सा नहा लेते हैं। यहाँ आए हैं, उसके बाद उधर पानी वानी देख लिए हैं, ज़्यादा करीब उधर पानी नहीं था। हम लोग ऐसे हल्का जॉगिंग कर रहे थे पानी में। सबसे पहले आकाश था, उसके बाद संतोष, उसके बाद हम थे, उसके पीछे से और सब था। उसके बाद आकाश आया है और बस यहाँ डायरेक्ट खाई मिल गया है, पूरा अंदर गड्ढा है, गड्ढा में चल गया आकाश। उसके बाद संतोष, उसके बाद हम भी गड्ढे में चल गए। उसके बाद हम निकले हैं, मेरा जनेऊ फंस गया था हाथ में, जनेऊ टूटा है। उसके बाद हम हाथ पैर मारे हैं, तब तक और सब हमको खींचा है। उसके बाद हम निकले हैं, उसके बाद बांस लेके जब तक जाए उसको पकड़ाया, तब तक पानी के फ्लो में आगे चल गया था। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 7 आदमी थे। किसके हाथ में जनेऊ फंसा था आपका? जो मेरे खुद हाथ में फंसा। आपके खुद हाथ में फंसा? कितने दिनों से दौड़ लगा रहे थे यहाँ? यहाँ तो हम लोग बराबर लगाते थे पहले, मतलब इधर 1-2 दिन से स्टार्ट किए हैं, मतलब भर्ती के बाद 2 महीना गैप था, उसके बाद फिर। वहीं मौके पर पहुंची अय्यरपुर थाना प्रभारी ने बताया कि नदी में नहाने के दौरान 2 युवक की डूबने से मौत हो गई। एक युवक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे हैं। नदी में 4-5 लड़के नहाने के लिए आए थे, जिसमें 2 बच्चे के डूबने से मृत्यु हो गया है। एसडीआरएफ टीम के माध्यम से बॉडी को खोजा गया है, जिसमें एक बॉडी रिकवरी हुआ है, एक बॉडी का भी खोजने में लगे हुए हैं। सर कितने लड़के नहा रहे थे यहाँ पे? 4-5 लड़के नहा रहे थे, जिसमें 2 लड़के डूबने की सूचना था। सड़क जाम भी हुई थी? हाँ, थोड़ा सा सड़क जाम किए थे लोग, आने के बाद जाम हटा दिया गया है। जी जी। सारा व्यवस्था भी चल रही है, बॉडी को खोजा जाएगा। कहाँ के निवासी? आगे की प्रक्रिया हम लोग पोस्टमार्टम करवाने के लिए जाएंगे। जो काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला स्थित बैटरी की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाने में सफल रहे। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला रोड स्थित एक बैटरी की दुकान में सोमवार की सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के प्रयास से आग बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस आग के लगने से लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। जी यहाँ सुबह में पूजा करके दीप जला के छोड़ के चले गए, यही सूचना मिला और पूरा मोहल्ला वाला थोड़ा सा आग लगा तो नाली के पानी से बुझाने का कोशिश किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। बैटरी और कुछ केमिकल उसमें रखा हुआ था, पेंट वाला। आग अचानक बढ़ती चली गई। एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस तुरंत आई। आग पर अभी काबू पा लिया गया है। कितनी क्षति होगी नुकसान? लगभग मिनिमम करोड़ों रुपये की क्षति हो चुकी है जी। पूरे मारुति के पार्ट्स, बैटरी और जितना भी सामान है पूरा अंदर में था इनका। किनका शोरूम है ये? संजय सिंह। लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के लगाया। कोई जानबूझ के नहीं लगाया गया। जो अपना संपत्ति में, अपना घर में कोई जानबूझ के लगाता है क्या?
आरोप है कि बार बार जो है आरोप नहीं, ये आज से 6 साल पहले एक बार पीछे में आग लगा शॉर्ट सर्किट के द्वारा। पहली गाड़ी जो मिस्ट यूनिट है वो पहले आई, उसके बाद फिर इधर से फोन आया कि हमारे चालक द्वारा कि अग्निशमन पदाधिकारियों के नहीं आग बुझ पाया। तब वहां से फिर एक बड़ी वाहन आई, उसके बाद फिर पता चला कि उससे भी नहीं आग कंट्रोल हो पाई, तो एक और बड़ी वाहन आई हमारी। क्या काबू पा लिया गया? हाँ, आग पे तो काबू पा लिया गया। जो क्षति है उसको अभी हम लोग देख नहीं पाए हैं, काहे कि उसमें काफी धुआं जो है जमल है। धुआं को हम अभी हमारी सारी गाड़ी यहाँ रुकी है और हमारे सारे जितने भी सिपाही हैं फायर सर्विस के, वो मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जितने आते हैं यहाँ पे आए हैं अग्निशमन सेवा के, वो सब लोग कार्य कर रहे हैं और मिट्टी का भी इस्तेमाल अंदर कर रहे हैं हम लोग। फायर सेफ्टी का क्या व्यवस्था अंदर में? फायर सेफ्टी का व्यवस्था अंदर अभी कुछ नहीं दिखाई दिया है यहाँ पे। फायर सेफ्टी नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। ये फायर सेफ्टी नहीं होने के कारण जो है आज हमारे डीजी साहब का जो है 2-3 महीना से लगातार 4 महीना से प्रोग्राम चल रहा है, कहीं नुक्कड़ नाटक कीजिए, चौक चौराहे पे आग के संबंधित जागरूकता अभियान चलाइए। ये जागरूकता के बाद भी ये अगर नहीं मानते हैं लोग, कोई अपना फायर से सेफ्टी नहीं रखते हैं, तो इसका जिम्मेवारी इन लोगों का है और इन लोगों का इसका जिम्मेवारी भुगतना पड़ेगा। कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगा, कानूनी कार्रवाई भी होगा कि कोई भी दुकान वाले जितने भी हैं आपके चैनल के माध्यम से सुन लें कि अभी ऑडिट भी हमारा वरीय पदाधिकारी डीएसपी साहब के द्वारा हो रहा है, अग्निशमन पदाधिकारी संतोष कुमार पांडे जी के द्वारा भी हो रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों के लिए कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सोमवार को आम जनता को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने समाहरणालय परिसर में कई प्रचार गाड़ियां को हरी झंडी दिखाकर जिले के प्रखंडों के लिए रवाना किया। सभी प्रचार गाड़ियां जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। वहीं मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि बढ़ते कोरोना से बचने के लिए प्रशासनिक स्तर से कई कार्य किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, मास्क आदि के लिए जागरूकता फैलाने को लेकर 10 वाहन को रवाना किया गया, जो 1 सप्ताह तक लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करेगी। साथ ही कहा कि उड़न दस्ता टीम और जांच टीम भी बनाई गई है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सघन मास्क जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। कई फ्रंट पे हम लोगों ने काम शुरू किया। सबसे जरूरी फ्रंट है कि सोसाइटी के तरफ से बातें आनी चाहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है। इसके अतिरिक्त हैंड वॉशिंग, फेस मास्क, ये सब यूज करना काफ़ी आवश्यक है। और दोबारा इस लोगों को एक जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज कलेक्ट्रेट परिसर से 10 वाहनों को हम लोगों ने रवाना किया है, जो लगातार अगले पूरे 1 सप्ताह तक लोगों को फील्ड में इसके बारे में पूरा प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम के वाहन जो कि हर घर तक जाते हैं वेस्ट कलेक्शन के लिए, उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार आरंभ किया गया है। इन 10 वाहनों के माध्यम से प्रचार प्रसार आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त उड़नदस्ता टीम और लगातार जांच टीम बनाई गई है, जिसके द्वारा जो सामूहिक स्थल हैं, दुकान हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बस स्टैंड हैं, ऐसी जगहों पर जहां भीड़ होने की संभावना रहती है, वैसे स्थानों पर सघन मास्क चेकिंग, सामाजिक दूरी का पालन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं। यदि वायोलेशन पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उद्देश्य यह है कि जो कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका है, इसको हम लोग सभी लोग सामूहिक रूप से अपने अपने उत्तरदायित्वों का पालन करें, अपने उत्तरदायित्व को समझें और संक्रमण को कम करने में अपनी सहयोग जरूर करें। इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक दूरी का पालन हो और जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस, जो सामाजिक व्यवहार की रणनीति बताई गई है, उस रणनीति का पालन करें। सर, कितने कोरोना पॉजिटिव है मरीज है, कंटेनमेंट जोन, फिर उसके बाद और कहाँ जांच की जा रही है? देखिए, जितने भी शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोविड के एक्टिव मरीज मिले हैं, तो उसमें उनकी प्रिवेलेंस के हिसाब से जहां यदि संख्या 1 से ज़्यादा है, ऐसे जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 27 से भी ज़्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और वहाँ इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जा रही है। वरीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि
कंटेनमेंट जोन में जो प्रोटोकॉल है उसका पालन पूरी तरह से हो, और इसके लिए उनके द्वारा भी टीम बनाकर के जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और लगातार हम लोगों की यह पहल है, सोच है। आप अभी सभी जानते हैं कि 11 तारीख तक कुछ विद्यालयों को भी हम लोगों ने क्लासेस सस्पेंड किए गए हैं। ये सब यही देख करके है कि हम लोगों को जो पिछले साल हम लोगों ने अपने सहयोग से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से कोरोना पर विजय पाई थी, तो पुनः समय है जब इस तरह के प्रिवेलेंस से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोग मोतीपुर प्रखंड में मेगा फूड पार्क के निर्माण की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। 400 करोड़ लागत से बनने वाली इस मेगा फूड कोर्ट पार्क में 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जिले के लिए सोमवार का दिन हर्ष का दिन रहा। भारत सरकार ने देश में 2 मेगा फूड पार्क बनाने की योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें एक राजस्थान तो दूसरा मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थापित होगा। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन से जो आशा जिले सहित पूरे बिहार को थी, उन्होंने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इस आशा को पूरा करवाने का काम किया है। उक्त बातों का जिक्र करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि उनके प्रयास से जिले के मोतीपुर चीनी मिल स्थित 78 एकड़ की भूमि में इस मेगा फूड पार्क की स्थापना से नए रोजगार एवं छोटे बड़े सैकड़ों नए उद्योगों को लगाने का रास्ता प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार इन्हीं सभी योजनाओं के द्वारा सार्थक होने की तरफ अग्रसर है। इस मेगा फूड पार्क की स्थापना से इस क्षेत्र का चौमुखी विकास विभिन्न स्तरों पर होगा, जो कि जिले के प्रतिष्ठा देश स्तर पर स्थापित करेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच मुजफ्फरपुर तक पहुंच गई। उनकी सोच थी कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लीची के लिए यहाँ पर पैकेज दिया था। बहुत जब पूरे देश में मखाना दरभंगा के लिए, तो मुजफ्फरपुर के लिए उन्होंने लीची अनुसंधान, लीची डेवलपमेंट के लिए उन्होंने फ्रूट्स डेवलपमेंट के लिए पैकेज दिया था। और आज हमारे उद्योग मंत्री शाहनवाज जी ने और केंद्रीय उद्योग मंत्री दोनों ने मिलकर के आज मुजफ्फरपुर को मेगा फूड पार्क के लिए स्वीकृति दी है। यह पूरे देश में 2 ही फूड पार्क अभी बनने जा रहा है, जिसमें एक मुजफ्फरपुर बिहार में और दूसरा राजस्थान में। यह मुजफ्फरपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि मुजफ्फरपुर मोदफलपुर के नाम से इसको लोग, पौराणिक नाम इसको कहते, मतलब फलों का यह जिला है। लीची, आम, गुआवा, हर तरह के फल यहाँ और सब्जियाँ। इसका इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर मोतीपुर में जो अधिकृत जमीन है सरकार की, उसमें 78 एकड़ में यह मेगा फूड पार्क बनेगा और उसमें सैकड़ों यूनिट वहाँ पर इस प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, जिसमें हजारों आदमी का एम्प्लॉयमेंट होगा। सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स यहाँ के उसमें अपनी एंसिलरीज और मेन इंडस्ट्रीज लगाएंगे और यहाँ का सामान, लीची, आम, गुआवा और जितने फल हैं, जितनी सब्जियां हैं, उसका हर तरह का प्रोसेस कर करके उसका अचार, पिकल्स, ये जैम, जेली, स्क्वैश, ये सारे चीज़ यहाँ बनाए जाएंगे
और इसका देश से लेकर के विदेश तक इसका एक्सपोर्ट मार्केट होगा। हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर के लिए यह जो केंद्र के हमारे उद्योग मंत्री और बिहार के शाहनवाज जी ने इसका, जिसके लिए हमने उनको बराबर, उद्योग मंत्री जी जब से वो बने, हम चाहते थे कि मुजफ्फरपुर उनका जन्मस्थली ही नहीं, उनका कर्मस्थली भी रहा है। और आज उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मुजफ्फरपुर डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास करके और जो यहाँ मेगा फूड पार्क का जो उन्होंने स्वीकृति दिलवाई है, इसके लिए हम केंद्रीय मंत्री और बिहार के मंत्री दोनों हम उद्योग मंत्री को बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी गांव में लगी आग से 15 घर जलकर राख हो गए थे। सभी पीड़ित परिवारों के बीच सीओ और जिला परिषद अध्यक्ष ने चेक का वितरण किया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी गांव में रविवार को लगी आगजनी की घटना में 15 घर जल गए थे। पीड़ित परिवारों को मुशहरी सीओ और जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने संयुक्त रूप से चेक प्रदान किया। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने कहा कि पीड़ित परिवारों को सहायता के रूप में चेक प्रदान किया गया है और भी कुछ जरूरत इन परिवारों को होगी उसमें भी सहायता की जाएगी। सरी प्रखंड में बड़ा जगन्नाथ पंचायत चंदन बकरी 15 घर जल करके राख हो गया। उसका हम और मुखिया जी मिल करके दोनों आदमी इनको 15 आदमी को चेक प्रदान करने का कृपा किए हैं। समन्वय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने एईएस को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। एईएस को लेकर एक मीडिया कार्यशाला और उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हिस्सा भी लिया। मौके पर जानकारी देते हुए एईएस के नोडल अधिकारी और सिविल सर्जन ने बताया कि बीते कई सालों से संदिग्ध बीमारी बनी हुई है। इस बीमारी को लेकर कैसे इसके प्रभाव को कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि बच्चों की यह बीमारी कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का सिंड्रोम है, जिसके अपने एक विशेष लक्षण होते हैं, जिसको अविलंब और त्वरित गति से कैसे कम किया जाए इसको लेकर के कार्य किया जाता रहा है। जिला की प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जागरूकता के साथ साथ इसका न्यूनीकरण कैसे हो ताकि इस बीमारी को कम किया जा सके और नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि जो केसेस सामने आए हैं जिनका हम लोगों ने एनालिसिस किया है, अधिकांश बच्चे 6-7 साल से नीचे के होते हैं जो कि पूर्णतः माताओं पर आश्रित होते हैं। तो माताओं के लिए यह बहुत बड़ा संदेश यह है कि यह रोग जो एईएस है विशेष रूप से गर्मियों के दिन में होता है और जो कारण अब तक सामने आए हैं कि अत्यधिक गर्मी और उसके बाद ह्यूमिडिटी, गर्मी के दौरान खेलना, खाना में कमी करना या रात में खाना नहीं खाने से ये चीजें सामने आई हैं। तो माताओं से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को जब भी बच्चे सोने जाते हैं एक बार जरूर उनको चेक कर लें कि बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं कि नहीं, कोई सुस्ती, कोई लेजीनेस तो नहीं है और निश्चित रूप से रात में खाना खिला करके ही सुलाया जाए। संभव हो तो कोई ना कोई मीठी चीज जरूर खिलाई जाए ताकि बच्चों में ग्लूकोज का लेवल बेहतर बना रह सके। तो यही सब अपेक्षाएं हैं और यदि किसी भी बच्चे में कोई सुस्ती, बुखार, कन्वल्जन इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना है, पीएससी जो कि ब्लॉक लेवल पर है और इसके लिए सारे प्रखंडों में, सभी पंचायतों में गाड़ियों को टैग करके रखा गया है। हर एक माता के मोबाइल में निश्चित रूप से किसी न किसी गाड़ी वाले का नंबर रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता पड़े तो हम तुरंत उस गाड़ी को कॉल करके पीएससी पर बच्चे को लाएंगे। ये लेकर मीडिया कर्मियों के लिए उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया और हम सभी जानते हैं कि मीडिया की भूमिका, मीडिया का इम्पोर्टेंस समाज में कितना अधिक है और मीडिया की भूमिका यदि पॉजिटिव रहेगी तो एईएस के संबंध में लोगों के बीच भी काफी व्यापक प्रचार प्रसार होगा और लोग जागरूक होंगे और
हम लोगों की ये स्पष्ट सोच है कि एकदम कम से कम संख्या में या नेग्लिजिबल AES के केसेस सामने आए और इसके लिए सारे प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सारे प्रचार प्रसार के माध्यम को हम लोगों ने प्रयोग में लिया है। हम लोग मीडिया कर्मियों से भी आज कार्यशाला के माध्यम से हम लोगों ने अपेक्षा की है कि चूंकि आपकी पहुंच काफी ज्यादा है, लोगों को आप पर काफी कॉन्फिडेंस है, इसलिए अपने माध्यम से भी जो AES के प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं उसके बारे में लगातार सघन प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों तक जागरूकता और जानकारी पहुंचाई जाए। और इसके अतिरिक्त जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसके बारे में भी सारी जानकारी मीडिया कर्मियों को आज दी गई है। और हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरह की खबर या घटना हम लोगों को प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से मीडिया कर्मियों के साथ शेयर किया जाएगा। और हम लोग ये अपेक्षा करते हैं या उम्मीद है कि समन्वित प्रयास से सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी जागरूक लोग हैं, उन सभी के प्रयास से निश्चित रूप से जो रोकथाम AES की रोकथाम के लिए हम लोगों को कदम उठाने हैं। एक प्रयास मंच द्वारा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। एक प्रयास मंच के कार्यालय में मंच के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान मंच के सदस्य शहीद हुए जवानों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मंच के संस्थापक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा में हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए। मंच द्वारा सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा सीमा पर नक्सली मुठभेड़ में अपने देश के 22 जवान शहीद हो गए थे। ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत ही बड़ी अपना देश के लिए बहुत बड़ा ये घटना है और ऐसी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। आज मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए, साथ ही घायल जवान के लिए जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की गई। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ
लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया। सफल हुए छात्रों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट सोमवार को जारी किया गया। प्रथम श्रेणी में 4,13,087 छात्र सफल हुए। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 13 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें तकरीबन 10 लाख छात्र सफल रहे। जिले में मैट्रिक की परीक्षा के रिजल्ट को देखने के लिए सभी साइबर कैफे में छात्रों की काफी भीड़ देखी गई। जो बच्चे सफल रहे वो एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। मैंने ना फर्स्ट डिवीजन से है ना किया है। हम अपनी मम्मी पापा और अपने टीचर्स को है ना सबसे अच्छा धन्यवाद देना चाहते हैं। सर हम इतने हैप्पी है कि हम बता नहीं सकते कि हम कितने हैप्पी हैं। आज मुझे अपना रिजल्ट देख के बहुत खुशी हो रही है। कितना परसेंट मार्क्स आया? मेरा 89% मार्क्स आया मेरा। शांत रिजल्ट को लेकर, लेकिन बिहार बोर्ड ने बहुत जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया है, इसलिए बिहार बोर्ड को बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। इस बार जो ओवरऑल रिजल्ट रहा बिहार का 78% बच्चे पास किए हैं। इस कोरोना काल में इतने बच्चे पास करना बहुत ही खुशी की बात है। बच्चे का आगे का मार्ग बन चुका है। अब वो आगे क्या तैयारी करेंगे अपना इंटर का। बहुत मेहनत किया था और खास करके मेरी मम्मी बहुत मेरे सपोर्ट भी की थी। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है, इसलिए मैं अपने टीचर से सबको धन्यवाद पूरे दिल से कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे आज बहुत सपोर्ट किया। इसके कारण मैं आज इस मुकाम पे पहुँच चुकी हूँ, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बहुत खुश हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के साथ टीचर्स को, मेरे साथ उन लोग ने भी बहुत मेरे सपोर्ट किया और मुझे आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मेरे सर ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया। उन्हीं के बाद मुझे आज इतना ही मार्क्स आ चुके हैं और फिर आज फर्स्ट डिवीजन आ चुका है मेरे। सरकार द्वारा कोरोना को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थान को बंद किए जाने के विरोध में निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान के शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। राज्य में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेज को बंद करने के आदेश के विरोध में सोमवार को समरनालय परिसर स्थित इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी विद्यालय के संचालकों ने 1 दिवसीय धरना दिया और सरकार विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे संचालकों का कहना है कि कोरोना के कारण स्कूल बंद कर दिए जाने से शिक्षक और संचालकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। इस परिस्थिति में सरकार स्कूल खोलने का आदेश दे, नहीं तो आर्थिक मुआवजा दे। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य सरकार को यह एक तरह से हम लोग की चेतावनी है कि हम सभी स्कूल संचालक पिछले 1 वर्ष से, इनको तो बोलने दीजिए, आप ही लोग बोल लीजिए। 1 वर्ष से सरकार के सभी आदेश का पालन किए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किए हैं। पिछले 8 फरवरी के बाद से जब हम लोग स्कूल चला रहे हैं, तो जितना हो सके हम सभी अपने अपने विद्यालयों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही क्लास चलवा रहे हैं, स्कूल चलवा रहे हैं। बावजूद इसके 1 वर्ष बाद अभी तक स्कूल संचालकों की हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। बिना कोई संज्ञान लिए पुनः विद्यालय बंद करने का जो ये आदेश किया गया है, अब विद्यालय संचालक के पास आत्महत्या के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। हम कोरोना के साथ जो भी सरकार के प्रोटोकॉल आ रहे हैं उसका पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि देश की रीढ़ आज प्राइवेट शिक्षण संस्थान ही बचे हुए हैं, इनको बचाना जरूरी है और इसके लिए आर्थिक पैकेज जरूर लाना चाहिए और नहीं तो फिर से स्कूल खोलने के आदेश देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, या तो हम स्कूल चलाएंगे। धनौर पंचायत समेत कई पंचायत में 4 महीने से राशन नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस के सदस्यों ने लोक शिकायत निवारण में लिखित शिकायत की। कटरा प्रखंड के धनौर पंचायत समेत कई पंचायतों में 4 महीने से लोगों को राशन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर जिला कांग्रेस के सदस्यों ने लोक शिकायत निवारण में लिखित शिकायत की। कांग्रेस के सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के संरक्षण में गरीबों का राशन लूट कर बेच दिया गया। जब लोग इसकी शिकायत करने पहुंचते हैं तो उन्हें धमकाया भी जाता है। हमारा डीलर है, 4 महीने से राशन नहीं दे रहे हैं, औठा लगा लेते हैं, कहते हैं आज देंगे कल देंगे, नहीं दे रहे हैं।
40 रुपये मटिया तेल देते हैं, 3 रुपये गेहूं देते हैं, 4 रुपये चावल देते हैं, और वो भी नहीं देते हैं, कहते हैं जो जहाँ मन है तहाँ जाइए, हम मैनेज किए हुए हैं। पारू प्रखंड के कुटवाड़ा गांव में अगजनी से प्रभावित परिवारों की सहायता को लेकर राजद के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पारू प्रखंड के कुटवाड़ा गांव में भीषण अगजनी से पूर्ण रूप से प्रभावित परिवारों को सहायता मुहैया करवाने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्य ने बताया कि कुटवाड़ा गांव में लगी आग से 182 परिवारों का घर जलकर राख हो गया। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। 2021 को मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के ग्राम पंचायत राज कटारू के कुटवाड़ा ग्राम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आगलगी की घटना हुई। उक्त घटना में अति पिछड़ा समाज के जो मल्लाह जाति है, उस जाति के 182 घर जलकर खाक हो गए। आग की लपट इतनी तेज थी कि सारा सामान के साथ साथ पशु, गाय, बकरी ये सब जल के खाक हो गए। पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को विवश है, लेकिन प्रशासन की ओर से उन लोगों को सहायता के नाम पर कुछ नहीं मिल पा रहा है। इस चिलचिलाती धूप में पीड़ित परिवार आज भी खुले आसमान के नीचे जिंदगी जीने को विवश हैं, खाने को बेबस हैं, मोहताज। उसके बाद भी प्रशासन अभी तक उन लोगों को राहत मुहैया कराने की दिशा में चुपचाप मौन धारण की हुई है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ के ओर से आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार को श्रीमान जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के माध्यम से आवेदन देकर मांग किए हैं कि ये जो समाज, जो मल्लाह समाज के लोग हैं, वे उन लोगों का पेशा है मछली मार करके, मजदूरी करके जीवन यापन करने का। वे लोग इस आगलगी की घटना से आज खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को विवश हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।